आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कहते हैं महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, लेकिन यहाँ किस्सा सस्ते और महंगे दोनों से जरा जुदा है, क्योंकि यहाँ कुछ शातिर ने सपनों का सौदा कुछ इस अंदाज में कर डाला कि दिन रात सपना देखने वाली आंखें अब आंसुओं में डूब गई हैं। मामला मुंबई का है और वो भी कार के ठगों का। सस्ती इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और मनचाही कार पर मनचाहे ऑफर, ऐसे इश्तिहार अक्सर रोजमर्रा आंखों के सामने पड़ते हैं और ऐसे ही इश्तिहार उन लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं जो मनचाही गाड़ी खरीदने का सपना दिन रात देखते रहते हैं, और वो भी मनचाही शर्तों पर। जिन लोगों की आंखों में ऐसे सपने पल रहे थे, अब उनकी आंखों में आंसू हैं। टूरिस्ट गाड़ियों के इश्तिहार देखकर कारबेरी नाम की एक कंपनी तक चलकर आए दर्जनों लोगों को लाखों रुपयों की चपत लग चुकी है। 40,000 का रुपया लगा और लाखों का व्यापार को, ऐसा उनका लाइन था, जिस लाइन पर ट्रस्ट करके मैंने उनको दिया। लेकिन उन्होंने जब 1 महीना उन्होंने बोला था मुझे, 1 महीने में उन्होंने कुछ भी प्रोसेस नहीं किया काम। पासिंग करने के बहाने मेरे को गाड़ी 10 दिन रुकाया। 10 दिन रुकाने के बाद मुझे गाड़ी मिला ही नहीं। मतलब बोल रहे थे आज छुट्टी है, कल आओ, थोड़ा प्रॉब्लम चालू है, पैसा किसका बाकी है, इसका उसका बाकी है थोड़ा। जोगेश्वरी का भी शोरूम बंद हो गया, ठाणे का भी शोरूम बंद हो गया, और जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सबने अपना नंबर बंद कर दिया। कस्टमर से ओपन कम्युनिकेट करे, वो लोग सामने आ जाए, कस्टमर कोई उनको हार्म नहीं करेगा एंड वो जिसका पैसा लिया है वो वापस दे। फरेब की वो दुकान खुली थी मुंबई के वसई इलाके में। शोरूम की चमक दमक और तामझाम देखकर लोग इस कदर अंधे हुए कि उन्होंने बिना आगा पीछा देखे अपनी अपनी गाड़ी के पैसे एडवांस के तौर पर जमा करा दिए। जिन लोगों ने पैसे जमा कराए उन्हें यही भरोसा दिया गया था कि बैंक का लोन होते ही उनकी गाड़ी उनके घर पहुंच जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी की बारी आई तो गाड़ी छोड़िए, वापस मांगने पर लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई तक से हाथ धोना पड़ा। अपने खून पसीने की कमाई को यूं डूबता देख लोग गुस्से से बौखलाने लगे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर कारबेरे के मालिक ने वसई के शोरूम पर ताला जड़ा और फरार हो गया। इतना ही नहीं, उसने जोगेश्वरी और ठाणे की ब्रांच को भी बंद कर दिया। यहां तक कि कंपनी की वेबसाइट भी डिलीट कर दी। हाँ, वेबसाइट पर लोगों को गुमराह करने के लिए एक माफीनामा जरूर चस्पा मिला, जिसमें जल्द रुपए लौटाने का झांसा दिया गया था। लोग शिकायत लेकर पुलिस तक पहुंचे। सत्रह लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कंपनी ने 16,22,600 की रकम हड़प ली। और जब तक पुलिस कोई हरकत कर पाती, 20 लोग और सामने आ गए। खुलासा हुआ कि ये वो लोग थे जिन्होंने 37 लाख रुपए देकर अपनी गाड़ियां बुक कराई थी। इस मामले में कई लोग पुलिस के संपर्क में आ रहे हैं और इसमें ठगी की जो रकम है उसमें और भी बढ़ने के चांसेस हैं। पुलिस उन ठगी आरोपियों का शोध ले रही है। फिलहाल पुलिस और तो कुछ नहीं कर सकी। अलबत्ता कारबेरी के 2 मालिक सुनील झा और संदीप झा के अलावा 10 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और उनकी तलाश तेज कर दी है। पीड़ितों की माने तो आरोपी मालिक अभी भी मैसेज पर दिलासा तो दे रहे हैं, पर कॉल नहीं उठा रहे। अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को अपनी आंखों के सामने डूबता देख लोग पछता रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि काश सस्ते के चक्कर में ना पड़े होते। बड़े ही शादी तरीके से कारबेरी के मालिकों ने कई लोगों को सस्ती गाड़ियों के सपने दिखाकर उनसे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए हैं। अब तक इस मामले में सिर्फ चंद ही लोगों ने आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जबकि काफी लोग इस फ्रॉड से अनजान हैं। पर जैसे ही लोगों को इस फ्रॉड की जानकारी का पता चल रहा है, पुलिस के पास में पीड़ितों को लिस्ट बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ हाजरा बी, मुंबई, IBN 7। और अब बात दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले फ्लाईवे DND की। रोजाना लाखों रुपए का टोल टैक्स वसूलने वाले टोल कंपनी ने टैक्स के नाम पर आज तक एक भी रुपया सरकारी खाते में जमा नहीं कराया है। अब आयकर विभाग ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और फिलहाल उसे करीब 625 करोड़ की टैक्स वसूली का नोटिस थमा दिया। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी को टोल फ्री कराने के लिए आए दिन विरोध प्रदर्शन होता है। पिछले कुछ दिनों से नोएडा के एंट्री पॉइंट पर 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संगठन बेमियादी धरने पर बैठे थे, जिन्हें पुलिस ने सोमवार को जबरन हटा दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टोल कंपनी नियमों के खिलाफ वाहनों से टोल टैक्स की वसूली कर रही है। जब तक इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं होता है, जब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इनके खातों की जांच कैग से करवाई जाए, उससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। वहीं नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की दलील है कि प्रदर्शन की वजह से उसे रोजाना 25 लाख रुपए का नुकसान होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नुकसान की दुहाई देने वाली यही टोल कंपनी सरकार को लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की चपत लगा रही है। आयकर विभाग की माने तो रोजाना कम से कम 25 लाख रुपए टोल टैक्स वसूलने वाली टोल ब्रिज कंपनी ने आज तक कोई इनकम टैक्स नहीं दिया है। अब आयकर विभाग ने डीएनडी को मिली जमीन की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के बाद आयकर विभाग ने कंपनी को 624 करोड़ रुपए के टैक्स बकाये का नोटिस जारी किया है। 428 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। 200 करोड़ रुपया टैक्स इस बार मार्च 2016 में उनसे मांगा गया है। उसकी अपील शायद अभी उन्होंने दाखिल नहीं की है, तो मान के चलें कि 600 करोड़ रुपए टैक्स उनसे अभी फिलहाल मांगा गया है। आयकर विभाग का कहना है कि डीएनडी को 31 साल के लिए अलॉट की गई 427 एकड़ की जमीन की मौजूदा कीमत करीब 74,000 करोड़ रुपए है। जांच में ये पता चला है कि डीएनडी के लिए 427 एकड़ जमीन में से सिर्फ 133.81 एकड़ जमीन का ही इस्तेमाल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में कभी भी बची हुई जमीन का जिक्र नहीं किया। विभाग इसकी भी जांच कर रहा है कि जिस डीएनडी को सिर्फ 150 करोड़ रुपए में बनना था, उसकी लागत 400 करोड़ कैसे पहुंच गई। कंपनी ने डीएनडी के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी लिया था। एक अनुमान के मुताबिक टोल कंपनी पर 2031 तक कुल 22,000 करोड़ रुपए तक का टैक्स बकाया हो सकता है। जो जमीन इन्होंने लिया है नोएडा से, जमीन इस इलाके में बड़ी कीमती है और 31 साल की लीज पे इनको दिया गया है। हमारा कंसर्न है कि जो कुछ इनको दिया गया उस पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स मिलना चाहिए। 8 लेन के डीएनडी की कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। इस पर नोएडा की तरफ से 31 और मयूर विहार की तरफ से 11 टोल पॉइंट्स हैं। डीएनडी से रोजाना 2,20,000 वाहन गुजर सकते हैं। 7 फरवरी 2001 को शुरू हुए डीएनडी से प्रतिदिन लगभग 25 लाख रुपए वसूले जाते हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस हिसाब से टोल कंपनी 2011 तक 10 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। अगर इसके आधे का भी अनुमान लगाएं तो ये रकम 530 करोड़ हो जाती है। डीएनडी को टोल फ्री कराने के लिए जहां धरना प्रदर्शन होते हैं, वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस पर कभी भी फैसला आ सकता है। पूरी दिल्ली के अंदर एक यही ऐसा टोल है जो दिल्ली से बाहर निकलने पर या दिल्ली बाहर के लोगों को आने पर टैक्स लिया जाता है। हाई कोर्ट से हमारा फैसला सुरक्षित है। हमें संभावना का पूरा विश्वास है कि आज या कल के अंदर ये फैसला आ जाएगा। टैक्स के इस खेल के बारे में जब IBN7 ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो कंपनी का कोई भी अधिकारी कैमरे पर नहीं आया। हालांकि कंपनी के प्रवक्ता अनवर ने कहा, आयकर विभाग को गलतफहमी हो गई है। कंपनी ने आयकर विभाग से कुछ भी नहीं छिपाया है। आयकर विभाग टैक्स वसूली को लेकर अभी अपनी जांच पूरी नहीं कर पाया है। 624 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स के भुगतान को जो नोटिस कंपनी के पास आया है, कंपनी ने उसका जवाब विभाग को भेज दिया है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पैसा टोल कंपनी आपसे वसूलती है उसे वो सरकार को नहीं देती। सामाजिक संगठन शुरुआत से ही नोएडा अथॉरिटी और डीएनडी के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाते रहे हैं। जांच के कई बार आश्वासन दिए गए। देखना ये होगा कि आखिरकार कब पुख्ता जांच होती है और क्या कभी उन अधिकारियों के नाम भी सामने आएंगे जिन पर साठ-गांठ और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ विजेश तिवारी, नोएडा, IBN7। आसमान से गिरी कुछ बूंदें दिल्ली एनसीआर का क्या हाल करती हैं, ये आज फिर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में चंद घंटों की बारिश से कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया। गुरुग्राम में एक बार फिर लंबा जाम देखने को मिला। गुरुग्राम के सदर बाजार, हीरो होंडा चौक, मानेसर समेत कई इलाकों में पानी भरने की वजह से इन इलाकों में जाम भी लग गया। दिल्ली के मंडी हाउस, लाजपत नगर, ITO जैसे इलाकों में गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। जाम लगने की वजह से लोगों को भारी दिक्कत हुई। इससे पहले जुलाई में गुरुग्राम में बारिश होने की वजह से लंबा जाम लग गया था, जिससे कई लोग पूरी रात फंसे रहे थे।
भले ही देश दिल्ली से चलता हो, लेकिन अपराधियों पर यहाँ पुलिस का जोर चलता हो ऐसा नहीं लगता। हालात ये हैं कि लोग घर में घुसकर अपराध को अंजाम देने लगे हैं। मामला दिल्ली के भलसुआ डेरी इलाके का है। यहाँ एक लड़की ने मनचले के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसके घर में घुसकर न केवल परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई, बल्कि उसे मिट्टी का तेल डालकर जला भी दिया गया। सफेद पाउडर में लिपटी ये लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी बस सांसें ले रही है। करीब 95% झुलस चुकी इस लड़की की ये हालत उस मंचले ने की है जो राह चलते इसे न सिर्फ अपनी नापाक नजरों से घूरता था, बल्कि लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे अपना बनाने का मंसूबा पाल रखा था। अभिषेक ने मारा। शादी करने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। मैं मना कर रही थी, कह रहा सबको मारूंगा, सबको जला दूंगा, दिला दिया। और जब लड़की और उसके घर वाले उस मंचले की मर्जी के आगे नहीं झुके तो उसने लड़की को जिंदा आग के हवाले कर दिया। एकदम से आते हैं 20-25 आदमी, 3-4 उसके चाचा हैं। दादी ने भी मारा है, रोड से मारा माँ को, लड़के को भी रोड से मारा है। लड़की ने कहा कि नहीं जाऊंगी मैं और मेरे को शादी नहीं करनी तेरे से, ये बोला। उसके बाद नहीं करनी, लड़के ने तेल छिड़क के आग लगा के और दूसरों की छत पर से भाग गया। 22 साल की ये लड़की दिल्ली के भलसुआ डेरी के मुकुंदपुर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। ये तस्वीर भी उसी आरोपी अभिषेक की है जिसकी बुरी नजरें हमेशा उस लड़की पर लगी रहती थी और ये सिलसिला पिछले काफी अरसे से चल रहा था। लड़की ने आके बोला, कई दिन तक हो गया ऐसे, हफ्ते 10 दिन तक हो गया बोलते बोलते उसको। लड़की ने सोचा चलो ऐसे ही बोलते हैं, कुत्ते भौंक रहे तो भौंकने दो। फिर उसके बाद ऐसे हो गया, 10-15 दिन चले गए। फिर उस लड़की ने नहीं बर्दाश्त हुआ तो उसने अपने भाई से बोला कि भाई मेरे को एक लड़का छेड़ता है। समझा दिया हमने लड़के को, फिर हो गया, हफ्ते 10 दिन बाद बंद हो गया, फिर वही हाल हो गया। ये है पीड़ित लड़की का भाई और इसके साथ क्या हुआ आप खुद ही सुन लीजिए। जो उसे घर से भगाने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने मैसेज भी करा आज शाम को कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तेरे को जान से मार दूँगा, तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। आग किसने लगाई है उसको? जी मैं तो, मेरे को इतना मारा था मैं गिर गया। कुछ दिनों पहले ही लड़की के घर वालों ने अभिषेक को समझाया और फिर धमकाया, लेकिन इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। घर वालों की बातों पर यकीन किया जाए तो अभिषेक ने अपने रिश्तेदारों के साथ पीड़ित के घर आकर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट की। लड़के को धमकाया, बहुत कुछ कहा उसको। मन के भैया नजर मत आना हमारा इधर उधर, माना नहीं हो बिल्कुल। तो क्या किया जाए? घर में घुसकर एक लड़की को जिंदा आग के हवाले करने की वारदात किसी भी सूरत में बर्दाश्त के लायक नहीं हो सकती और देखते ही देखते बात पुलिस के कानों तक जा पहुंची। बुरी तरह जली हुई हालत में लड़की को तो अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पुलिस ने इस मामले में अभिषेक और उसके 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जरा एक आंकड़े पर अगर नजर दौड़ाएं तो उससे इस बात का अंदाजा मिल जाता है कि वाकई देश की राजधानी में लड़कियां कितनी महफूज हैं। साल 2015 दिसंबर तक दिल्ली के अलग अलग थानों में रेप की अगर 2095 वारदात दर्ज हुई थी तो छेड़छाड़ की 5192 शिकायतें पुलिस के कानों तक पहुंची थी और ईव टीजिंग यानी फब्तियां कसने के 1444 मामले पुलिस ने खुद रजिस्टर में दर्ज किए थे। इससे ये साफ हो जाता है कि दिल्ली में महिलाएं और लड़कियां कतई महफूज नहीं हैं। आनंद तिवारी, दिल्ली, IBN 7।